रेडिट कहानियाँ में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तविक लोगों की कहानियों और अनुभवों को एक साथ तलाशते हैं। का स्वागत है जहां एक बिगड़ैल बच्चा मल के विशाल पहाड़ में गिर जाता है। हमारा अगला रेडिट 1990 के दशक की शुरुआत में स्कूल छोड़ने के 1 साल बाद ब्रेकअप की पृष्ठभूमि से पोस्ट किया गया। मैंने एक बड़े परिवार के स्वामित्व वाली तकनीकी कंपनी में एक व्यवसाय विश्लेषक के रूप में नौकरी प्राप्त की। यह व्यवसाय उस समय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते केंद्र में स्थित था और यह बहुत लाभदायक था क्योंकि अगले दशक में तकनीक का प्रसार हुआ। कंपनी फली फूली और परिवार के स्वामित्व वाली बनी रही, जिसकी शुरुआत एक अमीर परिवार के रूप में हुई और एक अमीर कंपनी अत्यधिक अमीर हो गई और उनके पास कम अरबों में शुद्ध संपत्ति। जिस परिवार के पास इसका स्वामित्व था वह काफी विक्षिप्त मूडी था और जब वित्त पोषण, सौदा करने वाले कर्मचारियों आदि की बात आती थी तो उनकी छवि निर्दयी होने की थी। मैं वास्तव में मानता हूं कि यही वह बात है जिसने उन्हें अंततः एक बनने से रोक दिया था। एक कंपनी के रूप में घरेलू नाम। जैसे जैसे मैं कंपनी में प्रगति करता हूं, मुझे मालिकों के साथ अधिक से अधिक बातचीत का समय मिलता है। मैंने मालिकों के साथ सीधे कुछ परियोजनाओं पर काम किया है और उन्होंने वास्तव में भुगतान किया है, जिससे मुझे उनके आंतरिक सकल तक और भी अधिक पहुंच प्राप्त हुई है। अब बहुत कुछ पसंद है। उस समय लोग और विशेष रूप से वे लोग जो तकनीकी क्षेत्र में काम करते थे, उन्होंने तकनीकी शेयरों में भारी निवेश किया था। मैंने अपने कुछ निवेशों और लाभों के बारे में मालिकों के साथ अनौपचारिक बातचीत में चर्चा की। हालांकि निवेश का कंपनी में मेरी भूमिका से कोई लेना देना नहीं था। यानी 1999 के अंत में एक दिन जब मालिकों में से एक मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ निवेश करूंगा। वह चाहता था कि मैं उसके निजी धन में से $1 मिलियन का उपयोग करके बड़ा जोखिम उठाऊं। मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अभी भी 20 साल का हूं और खुद को साबित करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं एक लिखित समझौता करूंगा, जहां उन्होंने इसे स्वीकार किया। कंपनी में यह मेरी भूमिका नहीं थी। यह मालिक और मेरे बीच एक व्यक्तिगत मामला था। इसमें इस अतिरिक्त व्यवस्था के लिए मेरे मुआवजे का भी उल्लेख किया गया था, जो इस समय के सभी मुनाफे का 20% था और उद्योग में काम करने से मुझे कई तकनीकी कंपनियों से जुड़ी कमजोरी नजर आने लगी। वे अपने प्रचार और स्टॉक की कीमतों पर खरे नहीं उतर रहे थे और कुछ को ऐसा लग रहा था कि उनके पास पैसे खत्म होने लगे हैं। मेरे पास कोई अंतर्दृष्टि जानकारी नहीं थी और मेरे अनुभव के आधार पर कंपनियों को क्या संघर्ष करना पड़ रहा था, इसका सिर्फ एक आंतरिक एहसास था। इसलिए मैंने अपने दोनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। 2000 में नए साल के ठीक बाद शॉर्ट टेक कंपनियों को पैसा और मालिक का पैसा शॉर्टिंग से अपरिचित किसी भी व्यक्ति के लिए इसका मतलब है कि यदि स्टॉक का मूल्य घटता है तो आपके निवेश का मूल्य बढ़ जाता है। खैर, वर्ष 2000 के पहले 2 महीनों में मेरे दोनों खाता और वह खाता जो मैंने अपने बॉस के लिए स्थापित किया था, उसे मध्यम नुकसान हुआ। लेकिन फिर तकनीकी बुलबुला फूटना शुरू हो गया और दोनों खाते, विशेष रूप से मेरे बॉस, आसमान छूने लगे। जून में जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया, उसे मंदी का सामना करना पड़ा। हम बहुत लाभदायक थे, लेकिन चूंकि हमने तकनीकी सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए थे, इसलिए हम व्यापक बाजारों में कमजोरियों से अछूते नहीं थे। मैंने अपनी छोटी रणनीति के मालिक को सूचित नहीं किया था। वो मुझसे एक दिन नहीं पूछ सकता कि उसका पैसा कैसा चल रहा है, ये कहते हुए कि उसे संदेह है कि यह था सामान्य बाजार की तरह बहुत नीचे गिर गया। उसे आश्चर्य हुआ जब मैंने उसे सूचित किया कि उसके खाते में 1.35 मिलियन नकद थे, जो उसका था। मालिक ने या तो अज्ञानता के कारण या ध्यान की कमी के कारण कहा कि इस डाउन मार्केट में 1.35 मिलियन का शानदार काम है। क्या आप कृपया तार देंगे यह मेरे लिए? मैंने जवाब दिया कि मैं करूंगा। लेकिन मैं उसके 350 के या 70 के में से अपना 20% ले लूंगा,
इससे पहले कि मैं उसे शेष 280 के दे दूं। उसे ये भी याद दिलाया कि मेरे पास अभी भी ओपन पोजीशन है और मुझे अभी भी उसके कपड़ों का भुगतान करना है। लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि वह कितनी राशि है। वह एक बार फिर ओपन पोजीशन स्टेटमेंट को समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाया, बल्कि इसके बजाय वह पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया और इस पर क्रोधित हो गया। 70,000 डॉलर पर मेरा उचित दावा वह बार बार बताते रहे कि समय कितना कठिन था। मुझे विशेष रूप से अपनी कम उम्र में नौकरी के लिए आभारी होना चाहिए और कंपनी में उनके लिए पूरे 350,000 आवश्यक थे। मैं इस तथ्य के बारे में जानता था कि यह सच नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि यह पहली बार था जब मैंने व्यक्तिगत रूप से उस परिवार के लालच और भ्रष्टाचार का अनुभव किया था। अब बदला लेने की बात आती है क्योंकि 2 अलग अलग अवसरों के बाद मालिक को ये समझ में नहीं आया कि मेरे पास अभी भी जो खाली पद हैं उनसे कम कुछ आय होगी और इस प्रकार अतिरिक्त लाभ होगा। मैंने फैसला किया इसके बारे में फिर से उल्लेख न करते हुए। मैंने उसे पूरे 1.35 मिलियन वापस भेज दिए और मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से रिक्त पदों का प्रबंधन करना जारी रखा और यहाँ किक है, मालिक ने इसे फिर कभी नहीं उठाया। उसे लगता था कि 1.35 मिलियन का भुगतान संपूर्ण था उसके खाते का मूल्य और उसे या तो कभी समझ नहीं आया या कभी याद नहीं आया कि खुली स्थिति अभी भी मौजूद थी। उसने कभी भी रिकॉर्ड कर दस्तावेज या कोई वित्तीय जानकारी नहीं मांगी, इस तथ्य को देखते हुए कि वह मेरे साथ बेईमानी कर रहा था। मुझे अंततः उसे अद्यतन रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। थोड़ी अधिक गर्दन बढ़ने के बाद मैंने अतिरिक्त 1.8 मिलियन के लिए अपने खाते बंद कर दिए। मैंने कंपनी के लिए 3 और वर्षों तक काम किया और मालिक ने मेरे कार्यकाल के दौरान इसके बारे में कभी नहीं पूछा। मेरे नोटिस देने के बाद मुझे पता चला कि यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण है और यहाँ तक कि संदिग्ध भी, लेकिन 70,000 से अधिक की उसकी बेईमानी को देखते हुए मुझे अतिरिक्त 1.8 मिलियन रखना उचित लगा। मैंने अपने लाभ पर कर का भुगतान किया और मैं चला गया। एक शानदार घोंसले के अंडे के साथ अपने रास्ते पर रविवार के शीर्ष पर अंतिम विडंबना यह है कि मेरे शेष 3 वर्षों के दौरान मैंने मालिकों के साथ अधिक प्रभाव प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे 1.3 मिलियन वापस देने के लिए और बहुत अधिक न बनाने के लिए वफादार माना। 70,000 के लाभ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैं उनसे बेहतर हो गया हूँ। कंपनी ने अंततः इसे पारिवारिक विवादों में बदल दिया, लेकिन मेरी समझ ये है कि स्वामित्व बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति में चला गया। वे संभवतः एक बेहतर और बड़ी कंपनी होती। उन्होंने वैसी बेईमानी नहीं की जो उन्होंने मुझे अपने विक्रेताओं, ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ दिखाई। आप जानते हैं कि इस कहानी के बारे में विडंबनापूर्ण बात यह है कि यदि ओपी ने 70K पर विवाद किया होता तो शायद उसे यह मिल जाता। हालांकि बॉस ने निश्चित रूप से वकीलों को शामिल कर लिया होता और वे मालिक के लालच के कारण ओपी ने उस गायब नकदी के प्रति खुद को पूरी तरह से अंधा कर लिया। वैसे भी बधाई हो ओपी, 1.8 मिलियन डॉलर एक जीवन बदलने वाली राशि है। सिनेमा से हमारी अगली शादी की स्थिति भालू। मैंने कब्रिस्तान शिफ्ट में काम किया। अगले दिन डिलीवरी के लिए फर्नीचर तैयार करने वाला एक बड़ा फर्नीचर गोदाम। प्रत्येक प्रीपर 2 डिलीवरी बे तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। फर्नीचर तैयार करने के लिए हम सभी फर्नीचर को अनबॉक्स करते थे, सोफे पर पैर रखते थे, ड्रेसर पर हार्डवेयर रखते थे, डाइनिंग रूम की कुर्सियां बनाते थे और मरम्मत करते थे। हमारी संस्कृति तैयारी करने की थी।
आपकी खाड़ी, और फिर जब आपका काम पूरा हो गया तो आपने अगली खाड़ी की मदद की और ये तब तक स्नोबॉल किया गया जब तक कि सभी का काम पूरा नहीं हो गया, और फिर आप आखिरी मिनट में अतिरिक्त चीजें प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त फर्नीचर को बदलने के लिए एक चेरी पिकर पर आशा करेंगे। इसलिए हमारे काम ने एक उत्पादन मानक लागू करने का निर्णय लिया जो आपको दिया गया था, प्रत्येक क्रिया के लिए निश्चित मात्रा में समय। आपके पास दूसरों के काम के लिए बहुत अधिक समय नहीं था, इसलिए संचयी अनुपालन में कुशल था और मैंने किसी भी गतिविधि को बर्बाद नहीं किया। मैं अपनी खाड़ी के माध्यम से विस्फोट करूंगा, 1 मील बहुत अधिक समय जोड़ूंगा और मुझे आवंटित समय से 2 घंटे पहले समाप्त कर दूंगा। अपनी शीट पलटने और 80 अतिरिक्त सेंट प्राप्त करने के बाद मैं अपनी खाड़ी के अंत में एक सोफे पर बैठ गया और तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हो गई। मुझे याद है जब एक प्रबंधक आया और मुझसे मदद मांगी। मैंने बस अपनी घड़ी को देखा और फिर अपनी सुंदर घड़ी को देखा, बे की तैयारी की और कहा कि मैं अपनी बे की बहुत तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपना हेडफोन वापस लगाया और पीछे की ओर झुका, जबकि उसने मुझे पूरी तरह से चौंक कर देखा। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं अभी भी अपनी बे के लिए घड़ी पर था। मैंने इसे अधिक फायदेमंद के रूप में देखा। 2 घंटे तक कुछ न करने के बदले 80 सेंट काम करने के लिए भुगतान मिलता है। यार ओपी, मुझे वापस जाना पड़ा और इस कहानी को फिर से पढ़ना पड़ा क्योंकि 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। जो मैं सोच रहा था कि शायद ये हो सकता है 80 सेंट प्रति घंटा था, लेकिन नहीं, ये 10 सेंट प्रति घंटा है। अधिकतम 80 सेंट प्रति दिन तक। 80 सेंट प्रति दिन किस प्रकार का प्रोत्साहन है? मेरा मतलब है कि 1925 की तरह वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती, लेकिन 2021 में किसे परवाह है? हमारी अगली क्रेडिट स्थिति लिनिटन्स ये हाई स्कूल में मेरे वरिष्ठ वर्ष से पहले गर्मियों में हुआ था। उस समय मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे 2 सप्ताह के लिए फ्लोरिडा में उसके और उसके पिता के परिवार के साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था। मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मुझे उस छुट्टी के दौरान एक अवधि मिली। उस समय मैं अपने साथ सामान लाया था और मैंने उन्हें साझा बाथरूम में कूड़े के डिब्बे में टॉयलेट पेपर में लपेटकर फेंक दिया। यात्रा के तीसरे दिन उसके पिता ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि मेरे दोस्त के सौतेले भाई, जो उनके साथ रहता था, ने बाथरूम के कूड़ेदान में मेरे मासिक धर्म के उत्पादों को देखा था। जैसे वह क्या कर रहा था? क्या वह वहां खुदाई कर रहा था? वैसे भी सौतेले भाई को इससे घृणा थी। पिता ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें वहां ना फेंकूं क्योंकि उनके बेटे को उन्हें फिर से देखना होगा। मैं फिर से यह बताना चाहूंगी कि उनसे बचने की तुलना में उन्हें देखना बहुत कठिन था, लेकिन जो भी हो, पिता से पूछा कि उन्होंने ये सुझाव कहाँ दिया कि उनके बेटे को परेशान करने से बचने के लिए मैंने अपने घृणित उत्पादों का फ्लश कर दिया करो। मैंने सोचा कि यह एक तरह का हास्यास्पद अनुरोध था क्योंकि यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं वही करना चाहता थी जो मैं कर सकता थी क्योंकि मैं थी वहां एक मेहमान था। लेकिन ये लड़का बस इतना कहता है कि इसे तब तक अपने पास रखें जब तक हम डिनर या किसी अन्य चीज के लिए नहीं जाते हैं और फिर इसे सार्वजनिक शौचालय में फेंक देते हैं। आपकी एक बेटी है। आप ये कैसे नहीं जान सकते कि चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं? जब मैंने उससे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ अगर यह कोई विकल्प नहीं है तो क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा, बस इसे फ्लश कर दें ताकि मेरे बेटे को इसे न देखना पड़े। दुर्भावनापूर्ण अनुपालन के कारण मेरे इस्तेमाल किए गए टैम्पोन और टॉयलेट पेपर को लपेटने और ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालने के बजाय मैं बस इसे शौचालय में बहा दूं। इसके बजाय पहला वाला ठीक से नीचे चला गया। दूसरी बार भी यह नीचे चला गया, लेकिन गड़गड़ाहट के साथ।
लेकिन तीसरे ने शौचालय को फिर से ऊपर और ओवरफ्लो कर दिया। मुझे अपने दोस्त के पिता द्वारा शौचालय को पंप करते हुए देखने का दृश्य हमेशा याद रहेगा। केवल आंशिक रूप से घुले हुए खूनी टैम्पोन को कटोरे की सतह पर तैरते हुआ। हा। फिर मैंने उन्हें तालाबंद में डाल दिया और उन्होंने इसके बारे में एक और शब्द नहीं कहा। यार यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग सोचते हैं कि लड़कियां इसे ऐसे ही पकड़ सकती हैं जैसे कि वे पेशाब या कुछ और पकड़ रही हों। साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह सौतेला भाई क्या कर रहा था कि उसे कूड़ेदान में टॉयलेट पेपर में लिपटी हुई कोई चीज मिली, इस पर एक ढक्कन। मुझे लगता है कि ओपी सही था। क्या वो वास्तव में कूड़ेदान के अंदर खुदाई कर रहा था? यह उस पुराने मजाक की तरह है। सौतेले भाई, तुम क्या कर रहे हो? वास्तव में गंभीरता से छोड़कर आप वास्तव में क्या कर रहे हैं सौतेले भाई? हमारी अगली रेडिट स्थिति स्वर्ग में है। मैंने एक छोटे ब्रांड के नए परिवार के स्वामित्व वाले रेस्तरां के लिए एक सर्वर के रूप में काम किया। ये जगह सफेद मेजपोश से एक कदम नीचे थी और एक तरफ खलिहान था और दूसरी तरफ रेस्तरां था। मालिक अद्भुत थे और उन्होंने हमें प्रशिक्षित करने के लिए उद्योग के पेशेवरों को प्रदान किया। एक ग्राहक को सर्वोत्तम तरीके से पढ़ने और हमारी युक्तियों को अधिकतम करने के तरीके के बारे में उदाहरण के तौर पर कि यह प्रशिक्षण कितना प्रभावी था। उद्घाटन के दिन मैंने एक महिला की पीठ पर पे की पूरी ट्रे गिरा दी। फिर भी यह परिवार कई बार लौटा और जब केवल मुझे उन्हें परोसने की अनुमति दी गई। जब वे पहली बार लौटे तो मालिक उन्हें पार्क से बाहर ले आए। एक तकनीक जो हमें सिखाई गई थी वह ये थी कि सामाजिक संकेतों से यह स्थापित करें कि कौन भुगतान कर रहा है और यह सुनिश्चित करें कि वे खुश हैं। यदि कोई जोड़ा अंदर आता है और आपको विश्वास है कि पुरुष भुगतान कर रहा है तो महिला को ऐसा महसूस कराएं कि रानी, जब भुगतान करने का समय आएगा तो वह संभवतः ऊंची टिप के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। जैसे ही मैंने ऑर्डर लेना समाप्त किया, मैंने अपने सेक्शन में बैठने से पहले एक फिल्म देखी और मैं अपना परिचय देने के लिए तुरंत रुक गया। मेरा आकलन यह है कि एक पति और पत्नी बहुत हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वे सुंदर हैं। लगभग 20 साल की बेटी, लगभग मेरी ही उम्र की, और मुझे पता चला कि उसका प्रेमी सूट और टाई पहने हुए है। पिता बहुत स्पष्ट रूप से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन ये युवा महत्वाकांक्षी व्यवसायी है। यहाँ माँ ने टोकते हुए कहा कि जब वह अपने ड्रेन का ऑर्डर दे रही थी तो उसने मुझे सूचित किया कि वह टेबल के लिए ऑर्डर कर रहा होगा। अगर दिखता तो मार सकता था। पिता ने इस युवक को बाहर निकाल लिया होता और शायद बार क्षेत्र में 10 लोगों को भी। ओह दोस्त, आपकी रात नहीं जा रही है जिस तरह तुमने सोचा था उसी तरह जाना। हर बार जब मैं मेज पर लौटता तो मैं उसका सामना करता, केवल उसे देखता और उससे बात करता, और मैं पिता से मुंह मोड़ लेता। बेटी ने कुछ मांगा जो मुझे याद नहीं है और उसे स्वीकार किए बिना भी मैं उससे पूछा क्या उसके पास वह हो सकता है। वह बमुश्किल हकलाते हुए हाँ कह सका। जब मैं बिल लेकर आया तो मैंने बिल उसके सामने ही कहा। वे कुछ देर तक इधर उधर रुके रहे और मैं चेक इन करता रहा और नालियों को फिर से भरता रहा जबकि बिल अछूता रहा। मुझे लगता है कि पिताजी उसे पसीना दिला रहे थे। आखिरकार पिताजी बिल पकड़ लेता है और अपना कार्ड अंदर रख देता है। मैं रसीद वापस ले आता हूँ और सोचता हूँ कि वह युवक अंदर आया था और चला गया। मैं कहीं और था जब वे मेज से उठे और युवक ने इतनी तेजी से दरवाजा हिलाया कि बिजली धीमी दिखे। अन्य तीनों मुस्कुरा रहे थे और पिताजी ने भोजन कक्ष की ओर देखा और मुंह से धन्यवाद कहा।
मैंने उन्हें मुस्कुराया और सिर हिलाया और अपने रास्ते पर चलता रहा। टिप राशि एक संख्या थी जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह वास्तव में अच्छा था। अच्छा, हाहा। यह एक छोटी सी शादी रही होगी क्योंकि मुझे कभी निमंत्रण नहीं मिला। वाह ओपी, आपने वास्तव में उसके साथ जुआ खेला। पिता से मुंह मोड़ना और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना एक बड़ा उल्टा असर हो सकता था, लेकिन इसके बजाय ऐसा लगता है कि इस पिता ने वास्तव में आपका आनंद लिया। इस छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाना पोस्ट करने का हमारा अगला तरीका ग्रोनमिलॉक से है। ये कहानी कुछ ही घंटे पहले हुई है, इसलिए यह इतनी ताज़ा है कि आप अभी भी इसकी गंध महसूस कर सकते हैं। हम बच्चों को यहाँ से लाते हैं। स्थानीय स्कूल हमारे सामुदायिक उद्यान के साथ सामने आए, और अक्सर ऐसा होता है कि वे शनिवार की सुबह भी आते हैं। उनका व्यवहार लगभग पूरी तरह से अच्छा होता है, जो भाग्यशाली है क्योंकि बुरे व्यवहार के बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम एक का उपयोग कर सकें। कठोर आवाज। हालांकि एक बार लड़कों में से एक ने खरगोश को लात मार दी और लड़कियों में से एक ने उसका फावड़ा पकड़ लिया और उसके सिर पर वार कर दिया। कठोर लेकिन प्रभावी न्याय। वहां एक बच्चा था जो पिछले सप्ताह पहली बार आया था। मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने उसे बहुत स्वागत महसूस कराने की कोशिश की। वो केवल आधे घंटे तक ही रुका और फिर आंसुओं में बह गया क्योंकि हमें उसे गोल गोल घूमने और सिर की ऊंचाई पर एक उपकरण रखने के लिए 3 अलग अलग बार मना करना पड़ा। आज सुबह वो वापस आ गया, उसकी माँ और मैंने उसे मेरे दोस्त और मुझे इशारा करते हुए देखा, लेकिन हमारे नमस्ते कहने के बाद भी उसने शामिल होने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमने उसे रहने दिया। लगभग 10 मिनट के बाद वह इधर उधर घूमने लगा और मेरे दोस्त ने उसे चिल्लाकर कहा, उसके आसपास मत जाओ। ग्रीनहाउस दोस्त, यह वहां सुरक्षित नहीं है। उसकी मां स्पष्ट रूप से इसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वह 2 सेकंड में 0 से 100 तक पहुंच गई थी। उसने जानना चाहा कि क्या ये बगीचा हमारा है, और यदि नहीं तो हमें क्या कहना है कि उसका बेटा कहाँ जाता है। हमने समझाया कि हम अभी सुरक्षित हैं और उसने जवाब दिया कि वह खुद इसकी देखभाल करने में काफी सक्षम है। धन्यवाद। ठीक है, जो भी हो। इसके बाद बच्चा ग्रीनहाउस के पीछे खोजबीन करने चला गया, जो सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहीं पर खाद का ढेर है और साथ ही कीचड़ का टीला जो कि घोड़े की खाद का एक विशाल ढेर है। हमें हर शरद ऋतु में घोड़े की खाद का विशाल ढेर मिलता है, जो वसंत ऋतु तक अंदर से अच्छा और सड़ जाता है और बाहर कठोर और परतदार होता है। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत कम मजबूत। लगभग 1 मिनट के बाद एक खड़खड़ाहट और चीख की आवाज आई। जाहिर तौर पर बच्चे ने सोचा कि ढेर ठोस था, इसलिए उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की और फिर वो टूट गया और वो उसके अंदर गिर गया। वह छाती की ऊंचाई से नीचे की ओर बिल्कुल काला था और अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद गाढ़ी, चिपचिपी और चिपचिपी होती है। मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि हमने उसे बिना बताए बाहर खींचकर बहुत अच्छा काम किया। मैंने आपको बताया था कि हंसी के ठहाके लग रहे हैं। उसकी माँ ने बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसे गेट पर मारा। जब आश्चर्य समाप्त हो गया तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या आप अपनी कार में कुछ कूड़े के थैले फैलाना चाहेंगे, और उसे श्रेय देने के लिए उसने धन्यवाद कहा जब उसने उन्हें सौंप दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उन्हें अगले सप्ताह फिर से देखेंगे। मुझे बताएं कि आपके पास है, मुझे बताए बिना कि आपके पास घटिया पालन पोषण कौशल है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक अलविदा।